Hello everyone, this is Asa Dubey and today we are going to do a very quick revision of the chapter Control and Coordination in Plants and Animals. आज हम उन सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको हमने कलेक्ट करके एक क्विक रिवीजन चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है एंड यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हम नए भी देखेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है रिसेप्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आर लोकेटेड विद इन द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमने इन सारी चीजों को, सेंस ऑर्गन को तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में हमें पता है 5 होते थे, आई, ईयर, नोज, टंग एंड द स्किन। अब यहाँ पे कह रहा है जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हमें मिलता है उनके रिसेप्टर्स हमारे इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? द रिसेप्टर विच डिटेक्ट टेस्ट आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर। जो भी टेस्ट वाला रिसेप्टर होता है, टंग हमारा एक सेंस ऑर्गन है, टंग पे प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं किसी भी टाइप के टेस्ट को। नेक्स्ट है सेम स्मेल के लिए। स्मेल में हमारा सेंस ऑर्गन में नोज हमारा आता है। यहाँ पे क्या है, हमारे नॉस्ट्रल्स पे प्रेजेंट होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो किसी भी टाइप के स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे और भी होते हैं, एक होता है फोटो रिसेप्टर, एक होते हैं फोनो रिसेप्टर एंड एक होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है किसी भी टाइप ऑफ साउंड को, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर ईयर में। सेम है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द रेटिना ऑफ आवर आईज। सेम एक बचता है हमारा थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स हीट को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी टाइप का हीट हुआ, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। कौन कौन से थे? पहला है हमारा फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर साउंड के लिए है। गस्टैटरी रिसेप्टर्स, गस्टैटरी होता है हमारे टेस्ट के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द स्मेल एंड थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं फॉर हीट जो हम टच के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन का। ठीक है, हमने इस चैप्टर में हर एक चीजें पढ़ ली है। बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर, जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम में हमने नर्व के बारे में पढ़ा था। नर्व के बाद हम हर एक चीज पढ़ते चले आ रहे थे, कैसे एनिमल्स में पूरा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम के डिफरेंट काइंड्स पार्ट क्या क्या होते थे। आगे हमने पढ़ा है कि प्लांट में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में मिलके कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीजों के ही छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसमें है कि द जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब हम उस एक नर्व सेल की बात कर रहे हैं जो पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का बनाता था, एंड अ मसल सेल इज कॉल्ड अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब एक नर्व सेल हमारे किसी भी मसल से आके अटैच्ड होती थी तो वहां पे जो जंक्शन का फॉर्मेशन होता था, दैट जंक्शन वाज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अ न्यूरॉन, न्यूरॉन की बात की जा रही है, जो नर्व सेल होता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन 3 मेन पार्ट से मिलके बना होता था, 3 मेन पार्ट्स को कंसिस्ट करता था। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है डेंड्राइट का। डेंड्राइट एक एंटीना की तरह वर्क करता है। सेकेंड पार्ट आता है सेल बॉडी का जो मेन पार्ट होता है, और फिर आगे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक्सॉन बोलते थे। वही यहाँ पे कह रहा है सेल बॉडी है, मैनी डेंड्राइट्स हैं एंड अ टेल लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करते थे, किसी भी टाइप का इम्पल्स हो उस इम्पल्स को हमेशा रिसेप्शन करते थे, उसको रिसीव करते थे, रिसीव करके सेंड करता है सेल बॉडी की तरफ, एंड सेल बॉडी से इस चीज को, जो भी इम्पल्स उसने डेंड्राइट ने लाके सेल बॉडी को दिया है, इस चीज को एक्सॉन आगे की तरफ ट्रांसमिट करता था। यहाँ पे क्या है, एक्सॉन टर्मिनल तक चीजें जाती थी, फिर आगे दूसरे नर्व के डेंड्राइट पे कन्वर्ट कर दिया जाता था, उसको ट्रांसमिट करते थे। मूवमेंट इन प्लांट्स में भी इमीडिएट और स्लो। जो प्लांट्स में है,
प्लांट्स में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जैसे एनिमल्स में प्रेजेंट होता था। तो प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स से है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, इसका रिस्पॉन्स जो प्लांट देगा इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट इमीडिएट हो सकता है, बहुत इंस्टेंट हो सकता है, या फिर बहुत स्लो हो सकता है। Slow movements are mainly due to the particular growth pattern of the plant. Slow movement किस वजह से होता है, और फिर immediate movement की हम बात करते हैं। तो अभी हम उसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। Animals have a very high degree of control and coordination. Animals की बात हमें पता है कि एनिमल बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे जो भी फंक्शंस पढ़े जाते हैं, जो भी सिस्टम्स पढ़े जाते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत हाई डिग्री पे प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। बट प्लांट्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनको स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, टेम्परेचर, टच, ग्रेविटी और इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये सारे जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलते हैं, प्लांट्स शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देम। When the stimulus have, यहाँ पे प्लांट्स में हम बात करते हैं कि जो भी प्लांट को स्टिमुलस मिलता है, ये कैसे इसका रिस्पॉन्स शो करता है। तो दो टाइप के मूवमेंट हमें पढ़ने को मिलते थे। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है कि अगर स्टिमुलस का एक फिक्स डायरेक्शन हुआ कि हाँ स्टिमुलस मिल रहा है तो रिस्पॉन्स भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। पर यहाँ पे क्या है, when the stimulus have no fixed direction and have a diffused impact, then the movement of plant occur irrespective of the direction of the stimulus. Such movements are called nestic movement. Nestic movement के बारे में सबसे important ये है कि nestic है, NA से लर्न करो। यहाँ पे इनका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये। To receive the stimulus of light duration, plants have a specialized pigment जिसको हम फाइटोक्रोम कहते हैं। जो भी स्टिमुलस रिसीव करता है लाइट ड्यूरेशन के टाइम पे प्लांट, वो एक पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट पिगमेंट का नाम है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बेसिस पे ही हम प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ पे अभी जो हमने मूवमेंट की बात की कि प्लांट्स एक इमीडिएट रिस्पॉन्स शो कर सकता है या फिर स्लो रिस्पॉन्स शो करता है। स्लो रिस्पॉन्स हो गया कि एक प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। बट यहाँ पे क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स में टच मी नॉट प्लांट है, ये मिमोसा पुडिका फैमिली का मेंबर है, शोज द इमीडिएट मूवमेंट ऑफ लीफ when it is touched। जब भी इस प्लांट को, टच मी नॉट को आप टच करते हो तो इसकी लीव्स ड्रूप्ड कर जाती है, ठीक है। ड्रूप्ड आउट करने का मतलब क्या है, वो फोल्डेड हो जाएंगी या फिर उस चीज का रिस्पॉन्स शो करने के लिए मुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का इमीडिएट रिस्पॉन्स शो कर रहा है और ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के जो टच की वजह से मूवमेंट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। टेंड्रिल्स में भी क्या होता है, ये भी सेंसिटिव होते हैं टच को लेके। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की वजह से प्लांट में मूवमेंट आता है तो इस तरह के मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो प्लांट किसी भी तरह का मूवमेंट शो कर रहा है, प्लांट का मूवमेंट शो करना किसी स्टिमुलस के लिए एक नया वर्ड कहलाता है जिसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। और प्लांट में लाइट की वजह से मूवमेंट आया, इसीलिए इस चीज को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी ट्रॉपिज्म होते हैं। जैसे हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे एनिमल्स में, सेम यहाँ पे ट्रॉपिज्म आता है जो मूवमेंट शो करते हैं प्लांट। ये भी डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट की वजह से मूवमेंट हो सकता है, या फिर केमिकल की वजह से हुआ तो उसको कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ तो इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। वाटर की वजह से मूवमेंट आ रही है प्लांट में, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। या फिर लाइट की वजह से आती है तो फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। यहाँ पे क्या है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक while stem are negatively geotropic। इस चीज को हमने वहां विथ एग्जाम्पल समझा था। सेम चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ठीक है, जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वो क्या है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब ग्रेविटी की टुवर्ड्स
स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स जब होता है तो इसको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स कैसा है, जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, तो रूट तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स शो करता है, इसीलिए वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, वाइल स्टेम्स निगेटिव जियोट्रॉपिक शो करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। The low temperature requirement of the plant for flowering is called vernalization। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं था बट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप इस चीज को याद रखो। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड वर्नलाइजेशन बेसिकली क्या है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये एक ऐसा पीरियड है कि बहुत टाइम के बाद या फिर ठंड का टाइम हुआ, पूरा टाइम बीता, अब प्लांट अपने आप को फ्लावरिंग के लिए जब प्रिपेयर करता है तो इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स सेल डिवीजन करते हैं, नर्व भी एक सेल है, नर्व सेल्स एक एक्सेप्शन है कि ये किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं करती है, नर्व सेल के नंबर में कभी भी इंक्रीजमेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं प्रेजेंट होता। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, हम अभी बात कर रहे थे कि इम्पल्सेस को वन नर्व टू अदर नर्व सेंड किया जाता है, ठीक है, इसको ट्रांसमिट करते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व एंड अदर ऐसे करके ये क्या करते हैं, एक एक नर्व को इम्पल्सेस सेंड करते हैं, फिर ये चीजें जाती हैं ब्रेन तक, ब्रेन वापस नर्व टू नर्व सारे इम्पल्सेस को जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वहां तक सेंड करते हैं। तो ये जो काम हो रहा है एक नर्व से दूसरे नर्व तक, नर्व जैसे एंडिंग पे अटैच्ड होते हैं तो बीच में एक जंक्शन बनता है, जंक्शन को हम सिनैप्स बोलते हैं क्योंकि वहां पे सिनैप्सिस मूवमेंट देखा जाता है। The cytoplasm of a nerve cell contain basophilic granules, जैसे हमारे सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं वैसे इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ग्रैन्यूल का नाम होता है निसल्स ग्रैन्यूल। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमने CNS PNS पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात की जा रही है, ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन अ बोनी बॉक्स जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में इसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। जो खोपड़ी होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई 3 मेम्ब्रेनस कवर, जो 3 मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, ब्रेन को ये भी प्रोटेक्ट करती है। एज वेल एज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेयर का नाम है मेनिंजेस, और फिर यहाँ पे जो लेयर्स के बीच में गैप होता है CSF प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये तीनों साथ मिलके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन किसी भी तरह के शॉक से बचा सकते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग रहा है तो ये सारी चीजें डायरेक्ट ब्रेन को ना अफेक्ट करे, इसीलिए ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए ये सब प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स रन विद इन द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमने वीडियो लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं कि जब हम CNS के बारे में पढ़ रहे थे वहां पे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइनल कॉर्ड की लाइन जाती है और वर्टिब्रल कॉलम ही प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। CNS और PNS का जो हमने पार्ट पढ़ा था, CNS एंड द PNS, CNS कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, PNS कंसिस्ट करते हैं क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व को। 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला दो तो वो CNS बन जाता है, और अगर CNS वाले पार्ट को बॉडी से हटाइए, नर्वस सिस्टम से हटाइए, तो जो कुछ नर्व का नेटवर्क आपको दिखता है वो होता है स्पाइनल एंड क्रेनियल का। इस चीज को हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम। ये चीज हमने पढ़ी हुई थी, ये पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, और सेरिब्रम ही लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये दो हेमीस्फेयर आधे आधे पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हमारे ब्रेन में, एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है, एक राइट वाला पार्ट होता है। Cerebral hemisphere are the center of the intelligence, reasoning and memory। जो भी मेमोरी वगैरह हमें याद होती है कि हाँ हमने इन्हें कहीं देखा हुआ है, ये चीज ऐसे होती है, या कुछ लर्न करते हैं तो हमें याद होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के हाथ में होता है। जो भी इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी है, इन सब का सेंटर होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो पार्ट है फोर ब्रेन का। Those actions in which the brain is not directly involved। अभी हमने CNS की बात की, CNS में दो पार्ट्स पढ़े, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कुछ चीजें जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, ब्रेन से डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है, वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, और जो भी एक्शंस, जो भी रिस्पॉन्स हम स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन से देते हैं, इस चीज को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कि जो भी सडन रिएक्शन हम दे रहे होते हैं किसी चीज का, कि हमने बहुत, और ये एक तरीके से हैबिचुअल होती है रिएक्शन, कि हैबिट से आते 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 ये हमारे स्पाइनल में आ गया। तो जो चीजें ब्रेन से अटैच नहीं होती वो आपकी स्पाइनल से आती है, और स्पाइनल से जो रिएक्शन आता है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शन द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ रिफ्लेक्स आर्क आर इंक्लूडेड। CNS, PNS के बाद एक पार्ट और पढ़ा था हमने, दैट वाज द ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है? यहाँ पे सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता था। कैसे? The autonomic activities of the body are controlled by the sympathetic and the parasympathetic nervous system। यहाँ पे कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा है कि कोई भी, अब तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, तो सपोज दैट कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ बॉडी में, तो यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज कर गई। अब इंक्रीज्ड हार्ट बीट को नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए दूसरा वाला काम करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक का काम ये होता है कि बॉडी में जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनको कंट्रोल करना। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट सिनैप्स occurs with the help of certain chemical। जो एक नर्व से, ये रहा नर्व, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, फिर वापस से यहाँ होता है दूसरा नर्व, यहाँ पे वापस होंगे एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक नर्व से दूसरे नर्व तक इम्पल्स जाएगा, ठीक है, इस डेंड्राइट ने इम्पल्स को रिसीव करा है। अब ये चीज आगे बढ़ेगी एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगी। एक्सॉन टर्मिनल के बाद सिनेप्सिस होता है यहाँ पे। अब दूसरे वाले डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया इम्पल्स को, वापस से ये एक्सॉन टर्मिनल इनको रिसीव कराएगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा, ऐसे करते करते इम्पल्सेस का फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सिनेप्सिस हो रही होती है ये एक केमिकल की वजह से हो रही होती है। केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एसिटिल कोलिन का। एसिटिल कोलिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। फिर हमने ग्लैंड्स भी पढ़े हुए हैं। ग्लैंड्स में इधर ज्यादा नहीं दिया है रिवीजन में, बट इस लेक्चर के जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको पूरा हार्मोन, पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड मिल जाएगा। थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड के बारे में है कि थायराइड हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि ये एक केमिकल मैसेंजर को सिक्रीट करते हैं, दैट इज द हार्मोन। हार्मोन को सिक्रीट करने का काम एंडोक्राइन ग्लैंड का है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं, डायरेक्टली जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है उसको ब्लड में पोर कर दिया जाता है, उसको डायरेक्टली उड़ेल देते हैं वहां पे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। फिर हमने बात की थी पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी।
मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही हमारे बॉडी के सारे एंडोक्राइन पार्ट्स को कंट्रोल करता है। एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन हार्मोन है एक टाइप का। एड्रेनालिन को सिक्रीट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड है, प्रेजेंट होता है दोनों किडनी के ऊपर, और फिर ये सिक्रीट करते हैं एड्रिनल हार्मोन को। एड्रेनालिन हार्मोन जो है एक इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। इट हेल्प्स बॉडी टू डील विथ फियर, इमोशन, नर्वसनेस। इनको हम FFF हार्मोन भी बोलते थे। फाइट, फ्राइट एंड द फ्लाइट हार्मोन। तो एड्रेनालिन के बारे में आप याद रखोगे, सबसे पहली चीज क्या है? थायराइड के बारे में है। थायराइड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। एड्रेनालिन की हम बात करेंगे, यहां से कंफ्यूज नहीं करना है। थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जब हमने लीवर की बात की थी तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। तो लीवर एंड थायराइड में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। एड्रेनालिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में है कि ये मास्टर ग्लैंड होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के सारे एंडोक्राइन पार्ट को यही कंट्रोल करते हैं। Sex hormones are secreted after puberty and they help in the development of puberty related changes. जो सेक्स हार्मोन होता है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेक्स हार्मोन्स कब सिक्रीट होंगे बॉडी में। एक एज होती है प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज के बाद ही सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। प्यूबर्टी एज एक ऐसा सर्टेन टाइम है जहां पे मेल्स हो या फीमेल्स हो वहां पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होने लगते हैं, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होने लगता है। तभी जब प्यूबर्टी एज आ जाती है उसके बाद ही सेक्स हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा इस चैप्टर का एक रिवीजन था। रिवीजन में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद जो भी कंफ्यूजन वगैरह है आप उसको पूरे बड़े वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हो। इसमें इतनी ही बातें थी। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड उसी चीजों से है जो हमने पढ़ी हुई है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला एंड पोन्स। सबसे पहली चीज ऑप्शन को देख के यहां से भी हम रिवीजन कर सकते हैं अपना। सेरिब्रम पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, तो हमें पता है फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंटेलिजेंस, फॉर मेमोरी, फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। जो भी रीजनिंग वगैरह होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब ये मेडुला, सेरेबेलम एंड द पोन्स, ठीक है, तीन पार्ट हमने ब्रेन के पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो ये सेरेबेलम एंड द मेडुला जो हमें दिख रहे हैं और पोन्स, ठीक है, ये पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन के। अब हाइंड ब्रेन में क्या क्या फंक्शंस होते थे आप एक बार रिकॉल करो इस चीज को। तो मेडुला जो होता है ये आगे चल के ये बहुत सारी चीजों का स्पेसिफिक सेंटर होता है कि हार्ट बीट इंक्रीज कर गई तो डिक्रीज कराने का काम या फिर नॉर्मल रेट पे लाने का काम इनका होता है। सेम ब्रीदिंग रेट को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इनका फंक्शन नहीं है पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करना। तो यहां से जो बी ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेरेबेलम का काम होता है बॉडी में बैलेंसिंग बनाना, कि कैसे बच्चा बचपन में पेंसिल को नहीं पकड़ पाता है बट धीरे धीरे आफ्टर डेवलपमेंट वो पेंसिल को पकड़ना सीख जाता है, बैलेंस बन जाती है। या बॉडी पोस्चर की हम एक स्ट्रेट लाइन में चलना सीख जाते हैं। ये सारा कुछ होता है ड्यू टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ये चीज तो बहुत इजी है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी जब ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है दैट इज मेडुला ओब्लांगाटा, यही आगे एक्सटेंड होके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इधर भी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट।
मूवमेंट हो रहा है मींस क्या है, ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म हमने कई टाइप के पढ़े, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है तो जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, केमिकल की वजह से है कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म है अगर वाटर की वजह से मूवमेंट हो रहा है प्लांट में, फोटोट्रॉपिज्म होता है अगर लाइट की वजह से हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है मूवमेंट ऑफ शूट, स्टेम का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ, लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है मींस क्या है, फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है प्लांट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। ये चीज हमने क्विक रिवीजन में नहीं की है, बट यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हार्मोन्स में बात की हुई है। प्लांट्स में हमारे 5 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो 5 हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। ये जो 5 हार्मोन्स में से हमने 3 स्टार्टिंग के बताए, ये 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्लांट में किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बाकी के जो 2 बचते हैं एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन, दीज आर द इनहिबिटर, ठीक है, ये ग्रोथ को हमेशा इनहिबिट करने का काम करते हैं। इथाइलिन कभी कभी एक्सेप्शन शो करता है बिकॉज ये रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं, बट एब्सिसिक एसिड का फिक्स है कि ये एज अ ग्रोथ इनहिबिटर ही वर्क करने वाले हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, नेवर, प्रमोट सेल डिवीजन, ये कभी भी किसी भी चीज में प्रमोशन का वर्क ही नहीं करेंगे, किसी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है इनहिबिट ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन पे देख लेते हैं प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो कभी भी ये प्रमोट नहीं करेंगे किसी चीज को, किसी चीज में इंक्रीजमेंट नहीं करेंगे। काम क्या है इनका, इनहिबिशन का, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द which of the following is not associated with growth of plant, नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अभी हमने बात की 5 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, 5 हार्मोन में आपको दिया हुआ है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एक और होता है दैट इज इथाइलिन। यही 5 हार्मोन्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है, कौन सा ग्रोथ नहीं कराएगा। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिबरेलिन भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, इथाइलिन भी समटाइम्स रूट हेयर फॉर्मेशन वगैरह में हेल्पफुल होते हैं, बट एब्सिसिक एसिड ऑलवेज एज अ ग्रोथ इनहिबिटर वर्क करता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने वहां पे पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड में एड्रेनालिन है, ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सिन तो सबसे पहले ऑड वन आउट कर लो आप, ये कभी नहीं हो सकता बिकॉज ये एक प्लांट हार्मोन है। थायरॉक्सिन की हम बात करते हैं, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसको पैनक्रियास का बीटा सेल सिक्रीट करता है। अब बात आती है थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन को सिक्रीट होने के लिए थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगा, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन आयोडीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इधर बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, ये भी आसान है। आप यहाँ पे क्या है, ये हार्मोन्स आपको दिए हुए हैं, ये ग्लैंड्स दिए हुए हैं कि कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो बस आपको पहचानना है कि कौन सा गलत वाला पेयर है। सबसे पहला दिया है एड्रिनालिन का पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सपोज दैट कंफ्यूजन हुई इधर, तो यहाँ बाकी का ऑप्शन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस सिक्रीट कर रहा है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ऑर्गन सिक्रीट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को आप हमेशा अपने माइंड में रखो, एक मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। यहाँ पे मिसमैच्ड पेयर कौन सा है, ये वाला आपका मिसमैच्ड पेयर है। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनालिन को सिक्रीट नहीं करता। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया,
ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। पर एड्रेनालिन को सिक्रीट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा मिसमैच्ड पेयर दिखा, एड्रेनालिन वाला। एड्रेनालिन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करते। The shape of God cell changes due to the change in। God cell का शेप क्यों चेंज होता है, क्या चीज चेंजिंग आती है तब चेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि प्रोटीन कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, टेम्परेचर ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो सबसे पहली चीज शेप ऑफ गॉड सेल। गॉड सेल के बारे में पढ़ा का है, ये चीज हिट करनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। तो हमने लीव्स में पढ़ा है, प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ये स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर स्ट्रक्चर स्टोमेटा। स्टोमेटा में स्ट्रक्चर होता है गॉड सेल, ठीक है। गॉड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे ही हम बोलते हैं स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है शेप ऑफ गॉड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ, क्या चेंज होता है तो इनके शेप में चेंजिंग आती है। प्रोटीन कॉम्पोजिशन से तो रिलेटेड हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है कि ओपन हो गया क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज हमने पढ़ी थी, एक था वाटर की वजह से और दूसरा था गैसेस की वजह से, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं इनकी वजह से, या फिर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री के लिए ये ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं। तो गैस जैसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल ये भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे वाटर का ऑप्शन दिख रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, कितना वाटर है आपको पता है। वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस जब वेपर के फॉर्म में होता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते थे। उस टाइम पे स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होती है, इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर का लॉस होता था जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो शेप ऑफ गॉड सेल चेंज होते हैं या तो गैसेस की वजह से या फिर वाटर की वजह से। अगर ऑप्शन में कहीं गैस होगा तो वाटर वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा, अगर दोनों दिए होंगे तो एक ऑप्शन होगा बोथ ऑफ दीज, तो आप उसको मार्क करोगे। 9th है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। जो टेंड्रिल होती है पी प्लांट की, उसमें ग्रोथ किस वजह से आता है, क्या किसी ग्रेविटी की वजह से आता है, वाटर की वजह से आता है, ठीक है, किसकी वजह से आता है हमें ये बताना है। इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट की वजह से होता है, नो। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होगा, बिल्कुल भी नहीं। टेंड्रिल्स है, टेंड्रिल्स का ग्रेविटी से क्या रिलेशन। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल्स सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये कुछ हो सकता है, ठीक है। इधर कंफ्यूजन है तो इसको रोकते हैं, पहले डी ऑप्शन पढ़ते हैं। आपको देखना होता है, कभी कभी होते हैं कि 3 ऑप्शंस थोड़े सही होते हैं बट उन सब में से एक बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आपको मार्क करना है बेस्ट ऑप्शन पे। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विथ सपोर्ट, तो टेंड्रिल सेल को कोई सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। जब हम ट्रॉपिज्म पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सबका एक एक एग्जाम्पल लिया था। हाइड्रोट्रॉपिज्म नहीं होता है, पॉलन ट्यूब का कोई रिलेशन नहीं है वाटर मूवमेंट से, ठीक है। केमिकल की वजह से भी कोई केमिकल की वजह से ही यहाँ पे मूवमेंट आते हैं, ठीक है। और जियोट्रॉपिज्म, तो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल्स की तरफ जाना, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और लाइट भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह के ट्रॉपिज्म को, इस तरह के मूवमेंट को हम नाम देते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो ये चीज आप याद रखो, कीमोट्रॉपिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। ये चैप्टर फाइनली यहाँ पे फिनिश होता है। फिनिश तो ये लास्ट लेक्चर में ही हो गया था बट ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अब फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वहां पे दिया नहीं था, ठीक है। तो इसको हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको इस लेक्चर से या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको आंसर कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।